हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग SGP का बहुत ही बेसिक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानने जा रहे हैं। इस सेक्शन के अंदर यानी इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्विच गियर प्रोटेक्शन का बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे इसी तरह आप लोग का सपोर्ट सहयोग रहा तो हम लोग आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, जिसके अंदर बहुत सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा और बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है शॉर्ट सर्किट करंट ड्यू टू, यानी शॉर्ट सर्किट करंट किस वजह से होता है सिस्टम के अंदर। तो पहला लिखा गया सिंगल फेज टू अर्थ फॉल्ट, फेज टू फेज फॉल्ट, ऑल थ्री फेज टू अर्थ फॉल्ट, ऑल थ्री फेज शॉर्ट सर्किटेड। तो इस पर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है कि सिस्टम के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है शॉर्ट सर्किट की। तो इसके अंदर आपका यदि हम बात करें तो आपका ट्रिपल लाइन भी हो सकता है, या लाइन टू ग्राउंड भी हो सकता है, या डबल लाइन भी हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये सारा सही बात है। करेक्ट आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी ऊपर का जितना भी ऑप्शन है सब की वजह से सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ई हो गया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है मोस्ट सीरियस कंसिक्वेंस ऑफ मेजर अनक्लियर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कुड बी। ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट सीरियस कंसिक्वेंस यानी सबसे ज़्यादा घातक या सीरियस कंडीशन क्या हो सकता है यदि हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट को फॉल्ट करंट को क्लियर नहीं करें। तो मेजर अनक्लियर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कुड बी, उसकी वजह से क्या सबसे बड़ा नुकसान होगा सिस्टम के अंदर। तो ऑप्शन ए लिखा गया है ब्लोइंग ऑफ द फ्यूज, दूसरा है फायर, तीसरा हैवी वोल्टेज ड्रॉप और डी में है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी शॉर्ट सर्किट करंट की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा सिस्टम के लिए घातक जो चीज़ हो सकती है वो फायर हो सकता है। यानी सिस्टम के अंदर अगर फॉल्ट करंट को, शॉर्ट सर्किट करंट को क्लियर नहीं कीजिएगा तो सिस्टम के अंदर या इक्विपमेंट के अंदर आग लग जाता है और पूरा इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है ना। तो ये सबसे आपका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन ए सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर कौन सा इसमें सिमेट्रिकल फॉल्ट है ये पूछना चाह रहा है। तो पहला लिखा गया है सिंगल फेज टू अर्थ है, फेज टू फेज है, ऑल थ्री फेज टू अर्थ है और चौथा में टू फेज टू अर्थ। तो यदि आपने फॉल्ट पढ़ा होगा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल तो आपको मालूम होगा यदि तीनों फेज आपस में टकरा जाए या तीनों फेज ग्राउंड से टकरा जाए मिलकर तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका करंट की वैल्यू तीनों फेज के अंदर सेम होगी, यानी तीनों के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट राइज करेगा और तीनों के बीच का जो फेज एंगल है वह 120 डिग्री एज इट इज मेंटेन रहेगा। उसको हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। और अनसिमेट्रिकल के अंदर क्या होता है कि किसी एक फेज के साथ अर्थ टकरा जाए या दो आपस में टकरा जाए या दो आपस में टकरा कर अर्थ से टकरा जाए तो ये सारा अनसिमेट्रिकल होता है। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर आपका तीनों फेज के अंदर जो करंट की वैल्यू राइज करेगी वो बराबर नहीं होगा और ना ही 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट बना हुआ रहेगा। तो ये अनसिमेट्रिकल हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सिमेट्रिकल फॉल्ट कौन सा है। तो देखिए सिंगल फेज टू अर्थ ये अनसिमेट्रिकल है, फेस टू फेस ये भी अनसिमेट्रिकल है, टू फेस टू अर्थ ये भी अनसिमेट्रिकल। तो बचा कौन है, ये वाला ऑप्शन सी सही। ऑल थ्री फेस टू अर्थ ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है जिसमें करंट की वैल्यू तीनों फेस के अंदर राइज करेगी और साथ ही साथ जो एंगल होगा 120 डिग्री फेस डिस्प्लेसमेंट वो बना रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन हमने लिया है द पोर्शन विच पोर्शन ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोर प्रोन टू फॉल्ट, यानी ट्रांसमिशन के अंदर सबसे ज़्यादा संभावना, चांसेस किसके अंदर है फॉल्ट होने की। तो ऑप्शन ए दिया गया अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा फॉल्ट होने का चांसेस, संभावना, प्रोन टू फॉल्ट किस पोर्शन के अंदर है पावर सिस्टम में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ओवरहेड लाइन है। अल्टरनेटर के अंदर सबसे कम चांस होता है, ट्रांसफार्मर में भी कम, अंडरग्राउंड में भी कम। तो सबसे ज़्यादा जो चांस है ट्रांसमिशन के अंदर ओवरहेड लाइन के अंदर फॉल्ट, यानी आपका हवा की वजह से ये आपस में टकरा सकता है या बिजली गिर जाएगा तो फॉल्ट हो जाएगा या कोई गाड़ी व्हीकल टकरा गया तो फॉल्ट हो जाएगा। तो ओवरहेड लाइन के अंदर
फॉल्ट होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा चांस ऑफ फॉल्ट ओवरहेड लाइन में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट जस्ट इसका उल्टा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, विच पोर्शन ऑफ पावर सिस्टम इज लीस्ट प्रोन टू फॉल्ट, यानी सबसे कम संभावना किसके अंदर होती है फॉल्ट होने की पावर सिस्टम में। तो इसमें अल्टरनेटर दिया गया है, स्विच गियर है, ट्रांसफार्मर है, ओवरहेड लाइन है। तो ये तो ओवरहेड लाइन सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे लीस्ट कौन सा होगा, तो अल्टरनेटर के अंदर सबसे कम, सबसे लीस्ट संभावना होती है फॉल्ट होने की। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिया गया इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट डिपेंड अपॉन, यानी मैग्नीट्यूड, फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड किस पर निर्भर करेगा। तो इसमें लिखा गया है ऑप्शन ए के अंदर टोटल इम्पीडेंस अप टू द फॉल्ट, दूसरा है वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट, तीसरा है लोड करंट बीइंग सप्लाइड बिफोर करंट ऑफ अकरेंस ऑफ फॉल्ट, और चौथा है ए एंड बी। ध्यान से समझिएगा, पहला आपको फॉल्ट के बारे में हमने पढ़ाया हुआ है, इस पर वीडियो भी बना, फॉल्ट करंट किसको बोलते हैं और सिस्टम में शॉर्ट सर्किट किसको बोलेंगे, फॉल्ट करंट क्या होगा। तो वहाँ पर एक फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था हमने, जहाँ पर Z बराबर होता है I बराबर होता है V बटा ZI प्लस ZL, जहाँ पर लोड इम्पीडेंस एलिमिनेट हो जाता है, केवल इंटरनल इम्पीडेंस बचता है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा राइज कर जाती है। तो सिस्टम के अंदर इम्पीडेंस की वैल्यू घट जाने से आपका करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा राइज कर जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल इम्पीडेंस अप टू फॉल्ट करंट तक कितना इम्पीडेंस बचा उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, पहला चीज़। और दूसरा आपका वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट, कितना आपका वोल्टेज सप्लाई हो रहा फॉल्ट पॉइंट तक, ये दोनों चीज़ पर जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका फॉल्ट करंट भी रहेगा। तो ये ऑप्शन ए एंड बी मिलाकर, दोनों मिलाकर करेक्ट आपका आंसर इसका डी हो जाएगा। ए बी दोनों पर डिपेंड करेगा, सी नहीं होगा, क्योंकि लोड करंट बीइंग सप्लाइड बिफोर फॉल्ट, यानी लोड करंट कितना जा रहा था आपका लोड की तरफ फॉल्ट होने से पहले। तो फॉल्ट होने से पहले लोड कितना जा रहा था, उससे यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं। जब शॉर्ट हो जाता है तो लोड एलिमिनेट हो जाता है, हम लोग इसकी बात नहीं करते। अब इतना ही हमारा सर्किट बच जाता है, और इतने ही दूर में हम लोग करंट को, शॉर्ट सर्किट करंट को कैलकुलेट करते हैं। लोड करंट पहले कितना जा रहा था उससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। 7वां क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉल्ट इज, कौन सा आपका सबसे ज़्यादा फॉल्ट होने वाला संभावना। ये भी क्वेश्चन आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये एग्ज़ाम के अंदर, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी और SBTE के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा संभावना कौन से फॉल्ट की है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल फेज टू ग्राउंड, फेज टू फील्ड, टू फेज टू ग्राउंड है, थ्री फेज टू ग्राउंड है। ये सारा फॉल्ट आपका पढ़ा हुआ होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो वीडियो इस पर बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट पर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चांस फॉल्ट का होगा, ये फॉल्ट लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा, क्योंकि लाइन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए बात। लाइन टू फॉल्ट यानी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने की संभावना सबसे ज़्यादा क्यों होती है कि कोई भी टावर लगा हुआ है तो यहाँ पर लगा हुआ होता है इंसुलेटर, और यहाँ पर लगा हुआ होता है कंडक्टर, ये होता है क्रॉस आर्म आपका। तो जैसे ही ये वाला इंसुलेटर फेलवर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें आकर क्रॉस आर्म से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा, और कौन सा फॉल्ट हो जाएगा, लाइन टू अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। तो ये चांस ज़्यादा होता है इंसुलेटर के फेलवर होने का, यानी कि इसका पंक्चर हो जाए या इस पर डस्ट जम जाए या आपका इसकी प्रॉपर्टी के अंदर कमी आ जाए, तो इसकी वजह से आपका फॉल्ट होने का, ये अगर इंसुलेटर जैसे फेल हो जाएगा तो क्या होगा, लाइन टू अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। इसके अलावा कोई पेड़ भी देखते होंगे, बहुत सारा लत रहता है पेड़, यानी कोई चीज़ का लत बढ़ता रहता है, धीरे धीरे आकर वो तार से टकरा जाता है, तो भी क्या होगा, आपका लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। या कोई व्हीकल आकर टकरा गया तो भी लाइन टू फॉल्ट होगा, यानी लाइन टू फॉल्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, द शॉर्ट सर्किट करेंट अकर इन केस ऑफ मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट, यानी सबसे अधिक शॉर्ट सर्किट करंट कब फॉल्ट, किस केस के अंदर फॉल्ट होगा। अलग अलग टाइप का फॉल्ट दिया गया है, यानी थ्री फेज वोल्टेज फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, लाइन टू लाइन फॉल्ट है, और सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ए होगा। ध्यान से समझिए इसको, थ्री फेज वोल्टेज फॉल्ट, यानी तीनों को आपने क्या करिए, बहुत अच्छे से ये वायर से बिल्कुल कनेक्ट कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोले, थ्री फेज वोल्टेज फॉल्ट। तीनों को आपस में जब कर दीजिएगा कनेक्ट,
तो अब लोड पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएगा और इतना ही दूर सर्किट बचेगा, सर्किट छोटा हो जाएगा, इंपीडेंस एलिमिनेट हो जाएगा, इंपीडेंस की वैल्यू घट जाएगी, तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा राइज करेगी। तो 3 फेज वोल्टेज फॉल्ट यानी 3 फेज जब आपस में टकरा जाएगा तो इसके केस में सबसे ज़्यादा आपका फॉल्ट की करंट की वैल्यू राइज करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। बाकी आपका लाइन टू लाइन है चाहे लाइन टू ग्राउंड, तो इसमें अर्थ से होता जाएगा तो अर्थ का आपका कुछ रेसिस्टेंस होगा या कुछ लोड की तरफ जाएगा तो लोड का इंपीडेंस होगा, तो इंपीडेंस की वैल्यू कुछ ना कुछ ज़्यादा होगी 3 फेज की तुलना में। तो ये 3 फेज के केस में सबसे ज़्यादा आपका फॉल्ट करंट की वैल्यू राइज करती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है फॉर फॉल्ट द टर्मिनल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर द फॉल्ट करंट इज मैक्सिमम फॉर। सिंक्रोनस जनरेटर केस में आपको याद रखना होगा कि सबसे ज़्यादा जो करंट की वैल्यू राइज करती है वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने पर, यानी जहाँ पर जनरेटर है इसका इंसुलेशन फेलवर हो जाए और यहीं से करंट आपका पाथ इंसुलेशन फेलवर हो गया, लाइन से अर्थ फॉल्ट हो गया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा करंट इसका सर्कुलेट करता है, सबसे ज़्यादा हेवी करंट फ्लो होता है। तो इसका आंसर हो गया लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है जो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, लोड करंट इन शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन आर नेग्लेक्टेड बिकॉज, यानी लोड करंट शॉर्ट सर्किट करंट इज नेग्लेक्टेड भी, यानी लोड करंट को जो आपका नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है लोड कनेक्टेड है तो इस करंट को हम लोग क्या कहेंगे, लोड करंट कहेंगे। जब फॉल्ट हो गया, फॉल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, फॉल्ट हो जाएगा तो आपका जो भी करंट की वैल्यू है अब लोड से ना जाकर क्या होगा, अब यहीं से पास होने लगेगा। तो ये क्या, अब जो करंट फ्लो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट बोलेंगे। पहले कौन सा हो रहा था, लोड करंट फ्लो हो रहा था जब नॉर्मल कंडीशन था, लोड की तरफ करंट जा रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर शॉर्ट होगा तो अब लोड की तरफ करंट ना जाकर यहाँ से रिटर्न करेगा, तो इस करंट को हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट कहेंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोड करंट इन शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन आर नेग्लेक्टेड, यानी जब शॉर्ट सर्किट करंट की बात करते हैं तो लोड करंट को हम लोग कंसीडर नहीं करते, नेग्लेक्ट करते हैं, क्यों। तो पहला बात लिखा गया शॉर्ट सर्किट करंट और मच लार्जर देन द लोड करंट है। दूसरा लिखा गया शॉर्ट सर्किट करंट आर ग्रेटली आउट ऑफ फेज विद द लोड करंट। तो अब समझिए इसको, जब हमारा लोड करंट हम लोग दे रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, लोड की तरफ जा रहा था नॉर्मल कंडीशन, लेकिन जैसे ही शॉर्ट हो गया तो करंट तो इधर से अब रिटर्न कर रहा है, तो इधर से रिटर्न करना है तो अगर कुछ माइनर करंट जा भीगा तो ये बहुत मिनिमम होगा, नेग्लिजिबल होगा। इसीलिए क्या है कि ये वाला जो करंट है शॉर्ट सर्किट करंट ये बहुत हेवी होता है, बहुत ग्रेटर होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस करंट को यानी शॉर्ट सर्किट करंट को हम लोग कंसीडर करते हैं और इसकी वैल्यू बहुत माइनर, बहुत लेस होती है, इसीलिए लोड करंट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। रही बात फेज़ की, तो जब ये बहुत माइनर है तो यहाँ पर फेज़ कंसिडरेशन करने का कोई मानी मतलब नहीं बनता है, यानी हम लोग फेस इसका ज़्यादा है या इसका कम है, लीडिंग है लैगिंग, उससे मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड हम लोग देखते हैं कि क्योंकि मैग्नीट्यूड की वजह से ही करंट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा आग लगने का चांस होगा। तो यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, फेज एंगल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा ये आपका आंसर ए होगा, यानी शॉर्ट सर्किट करेंट मच लार्जर दैन द लोड करेंट, जिसकी वजह से हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट को कंसीडर करते हैं और लोड करंट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, यानी 1 एलोन, ऊपर वाला केवल हम लोग मैग्नीट्यूड पर हम लोग कैलकुलेशन के समय नेग्लेक्ट कर देते हैं लोड को और शॉर्ट सर्किट करंट को केवल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है फ्यूज आर गॉट एडवांटेज, फ्यूज के अंदर क्या विशेषता है। तो पहला विशेषता लिखा गया चीपेस्ट टाइप होता है, चीपेस्ट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, यानी जितना भी आप सर्किट ब्रेकर, रिले, चाहे और कोई प्रोटेक्शन की बात करें उसमें सबसे ज़्यादा सस्ता आपका कौन सा होगा, फ्यूज होगा। दूसरा लिखा गया इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको मालूम होगा इन्वर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या होता है, जितना करंट की वैल्यू राइज करेगी, बढ़ेगी, उतना कम टाइम में ये क्या करता है, ऑपरेट करता है, और जितना आपका करंट की वैल्यू कम रहेगा तो थोड़ा समय लेगा तब ऑपरेट होगा। तो इन्वर्स टाइम यानी जितना ज़्यादा हेवी फॉल्ट करंट होगा, इधर करंट होता है इधर टाइम होता है, तो करंट की वैल्यू जितना ज़्यादा राइज करेगी उतना ही कम समय के अंदर ये ऑपरेट करेगा। तो ये इसकी बहुत अच्छी विशेषता होती है फ्यूज़ की। इसके अलावा नो मेंटेनेंस है, कोई मेंटेनेंस का काम नहीं होता। करंट लिमिटिंग इफेक्ट अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट के करंट को लिमिट करता है, जैसे हेवी करंट होगा मेल्ट हो जाएगा। तो ये सारी विशेषता फ्यूज़ के अंदर होती, तो आंसर इसका ई होगा, ऑल अबव द अबव एडवांटेज है फ्यूज़ के अंदर।
दूसरा आपका क्वेश्चन लिया गया है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्यूज का प्राइमरी प्राथमिक फंक्शन क्या है। तो ओपन द सर्किट है, प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस है, प्रोटेक्ट द लाइन है, प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्रॉम फ्लो थ्रू द सर्किट। तो देखिए ध्यान से, इसमें सारा बात सही है, यानी फंक्शन जो है फ्यूज़ का वो सारा है। ये सर्किट को ओपन भी कर देता है, मेल्ट होने की वजह से अप्लायंसेस को यानी जो भी उपकरण है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, लाइन को भी प्रोटेक्ट करता है। और लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। क्यों? देखिए इसमें आपसे पूछा गया प्राइमरी फंक्शन यानी प्राथमिक फंक्शन क्या है फ्यूज़ का। तो फ्यूज़ का प्राइमरी फंक्शन है कि जैसे करंट की वैल्यू क्या हो जाए, रेटेड वैल्यू से बढ़ जाए तो ये इसको सेंस करके मेल्ट कर दे। तो ये एक्सेसिव करंट को सेंस करता रहता है। जैसे एक्सेसिव चाहे आपका लोड करंट बढ़ जाए यानी ओवरलोड केस हो जाए या फॉल्ट कंडीशन हो जाए, दोनों के लिए ऑपरेट करता है। तो ये एक्सेसिव करंट से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लो फ्रॉम फ्लो थ्रू द सर्किट, यानी एक्सेसिव करंट फ्लो नहीं होने देता है फ्यूज़। तो ये इसका प्राथमिक काम होता है फ्यूज़ का, एक्सेसिव करंट चाहे लोड बढ़ जाए चाहे शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है द मटेरियल यूज इन द लिक्विड फ्यूज़। कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं हम लोग, कौन सा लिक्विड यूज़ करेंगे फ्यूज़ के अंदर यदि हमारा लिक्विड फ्यूज़ होगा तो। ऑप्शन में दिया गया SF6 है, ये तो आपका गैस है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, जो कि आपका सर्किट ब्रेकर में यूज़ होता है। दूसरा लिखा हुआ है डिस्टिल वाटर है, तीसरा लिखा हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड और चौथा है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ होता है लिक्विड फ्यूज़ के अंदर। क्यों यूज़ होता है? तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो लिक्विड है इसके अंदर ये विशेषता होती है कि ये आग को बहुत जल्दी बहुत फास्ट बुझा देता है। तो इसका एक फायर एक्सटिंग्विशर भी आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा हुआ CCl4 कहलाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका यूज़ हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे इसको बाहर निकालते हैं ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट होकर आग को बुझाने का काम करता है। तो ये आग बुझाने में बहुत हेल्पफुल होता है, इसीलिए लिक्विड फ्यूज़ के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन हमने लिया है इन कंपेरिजन रीवायरेबल फॉर HRC फ्यूज़ हैव द एडवांटेज। यानी रीवायरेबल फ्यूज़ जो हम लोग घर के अंदर यूज़ करते थे, अभी तो कम यूज़ किया जा रहा है, लेकिन पहले घर के अंदर यही वाला नॉर्मल आपका यहाँ पर इसका कैरियर फ्यूज़ कैरियर होता था, नीचे बेस होता था और ये आपका अंदर में फ्यूज़ वायर लगा होता था, जिसको आप बार बार निकाल भी सकते हैं, रीवायर यानी उसको बदल सकते हैं। तो रीवायरेबल फ्यूज़ की तुलना में HRC फ्यूज़ के अंदर क्या एडवांटेज है पूछा जा रहा है। तो पहला आपका लिखा गया है, पहला पहला ऑप्शन के अंदर हाई स्पीड ऑपरेशन है, दूसरे के अंदर है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, तीसरा है नो एजिंग इफेक्ट। तो ये सारा सही बात है। फ्यूज़ के अंदर जो HRC फ्यूज़ होता है, HRC फ्यूज़ का ही मतलब क्या होता है, HRC का मतलब होता है हाई रप्चरिंग, यानी इसके अंदर ज़्यादा फॉल्ट करंट को रप्चर करने का, ब्रेक करने का, रोकने का कैपेसिटी होता है, इसीलिए इसको हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यार स्पीड भी हाई होता है, तो हाई स्पीड ऑपरेशन होगा, रप्चरिंग कैपेसिटी भी हाई होगी और नो एजिंग इफेक्ट। नॉर्मल जो फ्यूज़ होता है, इस फ्यूज़ के अंदर अब बाहर में रखा हुआ लंबे समय तक रहेगा तो एयर से रिएक्शन करते करते इसमें जंग लग जाता है, इसकी प्रॉपर्टी में कमी आ जाती है। लेकिन HRC फ्यूज़ आपका बंद कंटेनर के अंदर रहता है और इसके अंदर एयर जाने का रास्ता नहीं रहता है, तो इस पर एजिंग इफेक्ट यानी उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से कोई भी इसकी प्रॉपर्टी के अंदर कमी नहीं आती है HRC फ्यूज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है आपसे इफ combination of HRC fuse and the circuit breaker is employed the circuit breaker operate। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके लिए हम थोड़ा सा समझ लिए होमवर्क टाइप का दे रहे हैं कि इसको थोड़ा सा आप क्रॉस चेक कीजिएगा, हमारे हिसाब से इसका आप जो क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझ लीजिए। HRC फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर को साथ में एम्प्लॉय करते हैं, क्यों? सर्किट ब्रेकर का क्या रोल है इसमें? सर्किट ब्रेकर ऑपरेट। तो इसका बुक के अनुसार जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है लो ओवरलोड करंट के लिए, यानी हम लोग सर्किट ब्रेकर का यूज़ करेंगे लो ओवरलोड करंट के लिए। लेकिन हमारा थोड़ा सा डाउट इसमें आ रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट करंट होना चाहिए, तो आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा किसी अदर बुक से या अदर साइट से कि ये बी करेक्ट आंसर है या नहीं है। तो इस पर आप थोड़ा सा
कमेंट करके बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्रॉस चेक करने के बाद अगर नहीं आपको कहीं मिलता है तो बी इसका करेक्ट आंसर याद कीजिए, रखिएगा। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ ओवर करेंट इन लो वोल्टेज सिस्टम। कम वोल्टेज सिस्टम के अंदर सबसे जो कम प्राइस का कम एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन सिस्टम वो कौन है? तो इसमें देख लीजिए बहुत आसान दिया हुआ है। तो आपका रीवायरेबल जो फ्यूज़ होता है वो सबसे सस्ता सबसे आसान प्रोटेक्शन होता है रीवायरेबल। इसके अलावा आइसोलेटर तो आपका मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है, सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन के लिए, और एयर ब्रेक स्विच का भी आपका मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो आपका मेंटेनेंस वर्क के लिए, बाकी प्रोटेक्शन के लिए तो सर्किट ब्रेकर फ्यूज़ का, तो फ्यूज़ आपका सबसे सस्ता और सबसे मिनिमम एक्सपेंसिव लीस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होता है। तो ये इसका हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर इन्होंने लिया है सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ऑपरेट कब ऑपरेट होगा? व्हेन पावर इज टू बी सप्लाइड, जब पावर दिया जाएगा। व्हेन लाइन टू बी टेस्टेड, जब लाइन का हम लोग टेस्ट करेंगे। व्हेन स्विच इज टू बी पुट ऑन, जब स्विच ऑन होगा तब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा। डी में दिया व्हेन एवर फॉल्ट अकर इन द लाइन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी जब लाइन के अंदर सिस्टम के अंदर फॉल्ट होता है तब सर्किट ब्रेकर जो है ऑपरेट किया जाता है। सर्किट ब्रेकर को नॉर्मल हम लोग ऑपरेट नहीं कराते हैं, जब फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट यानी सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होकर रिले की सहायता से फॉल्ट को क्लियर करने का काम करता है। तो डी हो गया करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है व्हेन फॉल्ट अकर इन द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन फर्स्ट कौन ऑपरेट होगा? यदि सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन के अंदर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के अंदर फॉल्ट अकर होगा तो कौन ऑपरेट होगा? तो लिखा गया सर्किट ब्रेकर ऑपरेट देन रिले, पहले सर्किट ब्रेकर हो जाएगा तब रिले ऑपरेट होगा। तो ये बात तो गलत है ना। आपको मालूम होगा रिले क्या है, सेंसिंग डिवाइस। पहले रिले ऑपरेट करता है, उसके बाद फिर ये सेंस करके सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराता। तो बी में क्या दिया गया? रिले ऑपरेट देन सर्किट ब्रेकर। तो ये आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पहले रिले ऑपरेट करेगा, सेंस करेगा और उसके बाद आपका सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराएगा। सी में क्या दिया? रिले ऑपरेट देन सक्सेसिवली आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर ऑपरेट। तो फॉल्ट कंडीशन में आइसोलेटर ऑपरेट नहीं होता है, मैनुअली जब आप इसको फॉल्ट को बनाने जाइएगा तब आइसोलेटर को ऑपरेट कराइएगा मैनुअली। ठीक है, तो ये आपका फॉल्ट कंडीशन में नहीं होगा। क्वेश्चन में आपसे फॉल्ट कंडीशन में पूछ रहा है तो आइसोलेटर फॉल्ट में ऑपरेट नहीं होता है ऑटोमेटिकली। आइसोलेटर ऑपरेट देन सक्सेसिवली रिले एंड सर्किट, ये भी गलत है, आइसोलेटर ऑपरेट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। लास्ट और 20वां क्वेश्चन हमने लिया है इन सर्किट ब्रेकर आर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू। सर्किट ब्रेकर में आर्क किस वजह से प्रोड्यूस होता है? तो इसका ऑप्शन छूट गया है। तो ऑप्शन के अंदर आपका ए 1 और 3 भी है, 1 2 भी है, सिर्फ 3 भी है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी आपका थर्मल इमिशन, हाई टेम्परेचर ऑफ एयर और फील्ड इमिशन कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है होगा, बुक में देख लीजिएगा 1 एंड इसका 1 and 3 है। यानी आपका थर्मल इमिशन, थर्मल किसको कहते हैं? तो यदि आप कांटेक्ट दिए हुए हैं तो जैसे हेवी करंट फॉल्ट में होगा तो हेवी करंट फॉल्ट में होगा तो ये हीट होता है और हीट होने की वजह से क्या होगा? थर्मल इमिशन होगा। और जब सेपरेट कीजिएगा तो फील्ड इमिशन, यानी यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई हो जाता है, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज आपने पढ़ा होगा, वोल्टेज अप्लाई होता है जिसकी वजह से मीडियम फेलवर होगा और आपका आर्क प्रोड्यूस होगा, मीडियम आयोनाइज्ड होगा। तो ये थर्मल इमिशन और फील्ड इमिशन की वजह से आर्क प्रोड्यूस होता है, ये आर्क बना रहता है। टेम्परेचर का यानी हाई टेम्परेचर ऑफ एयर ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सर्किट ब्रेकर की जब बात हो रही है तो सर्किट ब्रेकर ये ज़रूरी थोड़ी है कि एयर ही में होगा। सर्किट ब्रेकर का जो आर्क प्रोड्यूस होता है ये ऑयल के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, ये SF6 के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, ये वैक्यूम के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। तो एयर के टेम्परेचर के कारण आपका सर्किट ब्रेकर में आर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि थर्मल इमिशन और फील्ड इमिशन की वजह से आर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये 20 क्वेश्चन आपको हमने बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और यदि आप कोऑपरेट कीजिएगा, यानी आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बच्चों को पहुंचाइएगा तो उतना ज़्यादा हमारे लिए ये मोटिवेशन होगा और आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा। तो इसी तरह का और भी हम लेक्चर आपके लिए बनाएंगे और इस पर यानी ऑब्जेक्टिव पर हमने सोचा है कि लाइव सेशन भी आपको देंगे, लेकिन अगर आपका सहयोग सपोर्ट रहा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हम आगे का जो इस तरह का लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू कर पाएँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।